हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुबह के 8 बज गए हैं और मैं लेकर आ गई हूँ आपकी करंट अफेयर की क्लास। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल, कौन सी पहल, साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? किस राज्य की पुलिस ने? ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक की पुलिस ने, तेलंगाना की पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने या नागालैंड की पुलिस ने? तो किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है, ये किस लिए है? ये पहल है युवाओं को साइबर क्राइम जो होते हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए। साइबर क्राइम क्या होते हैं कि आप अक्सर देखते होंगे कि एक फोन आता है कि आपको 20 लाख की लॉटरी लग गई है, आप अपना ओटीपी बताइए या अकाउंट नंबर बताइए, डिटेल्स लेते हैं और फिर क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं और अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो ये सब क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल चलाई गई है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने यह साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो खुद की और अपने समुदाय की साइबर क्राइम से रक्षा कर सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा है? किस उद्योग से जुड़ा है? ये अक्सर खबरों में ये आता है कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज, ये वर्ड यूज होता है। तो ये क्या है, किस उद्योग से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक, लोहा एवं इस्पात उद्योग, हार्डवेयर उद्योग या मशीनरी उद्योग। तो ये जो टर्म है ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स से। देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज FPGAs जो है वो रीप्रोग्रामेबल चिप्स हैं। इस चिप्स का नाम है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ये चिप यूज किया जाता है की तुलना में काफी सस्ते ये चिप हैं, जो काफी सस्ते होते हैं ASIC की तुलना में। जो ये चिप है FPGAs का जो व्यापक रूप से उद्योगों की एक विशाल श्रृंखला में उपयोग किया जाता है। इन चिप का उद्योगों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार और अंतरिक्ष उद्योग शामिल हैं। इन चिप्स के द्वारा क्या किया जाता है, किसमें यूज होते हैं? जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं और अंतरिक्ष उद्योग में इन चिप्स का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये जो अवार्ड है वो बहरीन देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन, किसे दिया गया है। बहरीन आप लोगों को पता है, जो देखते होंगे अरब प्रायद्वीप ऐसे है, तो यहाँ पर ही बहरीन है। एक तरह से मध्य एशिया में है, अरब के आसपास, सऊदी अरब के पास में। देख लीजिएगा लोकेशन इसकी मैप में। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बहरीन का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ISA, वो किसे दिया गया है? ऑप्शन है कैरोल शील्ड को, डॉक्टर संदुक रुइट को, मलिक वाई कहूक को या डोनाल्ड टैन को। तो ये अवार्ड दिया गया है बहरीन का डॉक्टर संदुक रुइट को। इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, क्यों दिया गया है इनको ये अवार्ड। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के जो सह संस्थापक हैं, कौन? डॉक्टर संदुक रुइट। ये सह संस्थापक हैं हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के। ये क्या करते हैं, जो ऐसी जगह पे जहां पर आंखों का इलाज संभव नहीं होता है, वहां जाके कैंप में बहुत अच्छा इलाज देते हैं लोगों को। इनके जो ये है, एक तरह से ये मानव के लिए सेवा कर रहे हैं, इसीलिए इनको ये दिया गया है अवार्ड। मानव सेवा के लिए बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ISA अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। इस पुरस्कार में $1 मिलियन
प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक शामिल है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें क्या क्या मिलता है पुरस्कार के रूप में? $1 मिलियन। 1 मिलियन आप लोगों को पता है 10 लाख के बराबर, 10 लाख डॉलर। ओके, प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक शामिल है जो इनको पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रुइट दूर के नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन की विशेषज्ञ हैं। ये एक्सपर्ट है किस चीज में? आंख का जो माइक्रो ऑपरेशन होता है उसमें। उन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ बना दिया है। इसीलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है इनके सम्मान करने के लिए कि उन्होंने जो मानव सेवा कैसे की उन देशों में किया है जहां पर बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे एशिया के कुछ देश ऐसे हैं, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका में, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, तो ये बहुत ही सस्ते दामों पर ये जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन है लोगों को सुलभ कराते हैं, उच्च गुणवत्ता का। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वर्ष 22-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? समझौता किया है 22-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ओके, देखते हैं किस कंपनी ने किया है। ऑप्शन है आपके इरडा, गेल, कोल इंडिया या सेल। तो ये किया है इरडा ने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। भारतीय अक्षय ऊर्जा और विकास एजेंसी लिमिटेड, इरडा का फुल फॉर्म क्या है? ये जो कंपनी है इरडा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसको हिंदी में इरडा को कहते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ओके, ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। ओके, भारत सरकार ने संचालन से राजस्व के लिए 3,361 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा गया है? 3,361 करोड़ रुपए का। यह पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% अधिक है। ओके, अब इरडा के बारे में दिया, इसकी स्थापना कब की गई? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए, इरडा जो है कंपनी, उसकी स्थापना 1987 में, ओके याद रखिएगा, 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1987, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डॉक्टर इंदु भूषण, डॉक्टर RS शर्मा, मुकेश कुमार खेतान या प्रवीण शर्मा। तो कौन बने हैं? बने हैं प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक। इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो प्रवीण हैं, जिन्हें नियुक्त किया है निदेशक, 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। ये उन्हें 5 साल के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये कितने साल के नियुक्त किया गया है? 5 सालों के लिए, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो गठन है वो 2018 में किया गया था, जिसके अब ये निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? सेकंड रैंक कोई एक भारतीय पाया है, किसमें, किस इंडेक्स में? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। ओके, किस भारतीय को मिला है सेकंड रैंक? ऑप्शन देख लेते हैं, गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को, आनंद महिंद्रा को या सुनील भारती मित्तल को। तो ये सेकंड रैंक प्राप्त हुई है मुकेश अंबानी को। देखिए ग्लोबल पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आए इंडेक्स में, लेकिन भारत में ये फर्स्ट नंबर पे है, पहले भारतीय और विश्व लेवल पर सेकंड रैंक। ओके, और ये इंडेक्स याद रखिएगा, इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस इंडेक्स में भारत का कोई भारतीय या भारत की पोजीशन क्या है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं कि ये क्या चीज है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी। ओके, ग्लोबल लेवल पर नंबर 2, पूरे विश्व में नंबर 2 रैंक है, और भारतीयों में नंबर 1 है, पहला स्थान है। ओके, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ और ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यवसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। ये जो इंडेक्स है उसमें उन लोगों को रैंक दिया जाता है, उन सीईओ को रैंक दिया जाता है जो क्या करते हैं, एक व्यवसायिक मूल्य निर्धारित करते हैं, मतलब अपने जो कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनका ध्यान रखते हैं कि सबको प्रॉफिट हो। ओके, अपने कर्मचारियों और निवेशकों सहित हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं ताकि नुकसान ना हो। अमेरिकी, देखिए ये सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट कोई आया होगा ना, तो वही बता रहे हैं कि अमेरिकी टेक लीडर हैं एनवीडिया के जेनसेन हुआंग, इस रैंकिंग में 83 बीजीआई ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स स्कोर के साथ पहले स्थान पर आए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका और बन गया कि जो बीजीआई इंडेक्स है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आए हैं? जेनसेन हुआंग आए हैं। ओके, और सेकंड नंबर पर मुकेश अंबानी आए हैं, उनका स्कोर कितना है? 81.7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब किया जाएगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस समय भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है। G20 की मैंने बताया था आपको, इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो अध्यक्षता करते हुए भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है पहला हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन कब किया जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखते हैं ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है 10 से 12 अप्रैल 2023, 10 से 12 फरवरी 2023, 12 से 14 मार्च 2023, 1 से 5 फरवरी 2023। तो ये आयोजन हो रहा है 10 से 12 अप्रैल में। कौन सा? पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन। इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य हो रहा है। बिल्कुल याद रखिएगा, पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन। इसका आयोजन भारत के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारत में जो पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट हो रहा है G20 का, जब भारत अध्यक्ष है उस टाइम पे, तो ये किस मंत्रालय और परिसंघ के द्वारा हो रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से हो रहा है ये समिट। इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है वैश्विक व्यवसायों, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने और भारत में पर्यटन के नए अवसरों के
तलाश करने के लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा, भारत में पर्यटन के लिए नए नए अवसर मिलेंगे। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब कलेक्ट होंगे। इस समिट का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो समिट हो रही है ये कहाँ पर आयोजित हो रही है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रही है, बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से? किस ब्रिटिश भारतीय को? देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी निवास मित्तल, दूसरा ऑप्शन है गोपी हिंदुजा, तीसरा है मनीष तिवारी, चौथा है किरण मजूमदार शाह। तो ये सम्मानित किया गया है मनीष तिवारी को इस अवार्ड से। ये क्या है, एक ब्रिटिश भारतीय हैं। इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह जातीय अल्पसंख्यक केंद्रित मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक हैं। ओके, यह अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिल चुका है। जो अवार्ड अब इनको दिया गया है मनीष तिवारी को, इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अवार्ड हमारे पहले पीएम को भी मिल चुका है और वही अवार्ड अब इनको मिल रहा है। इसके अलावा ये अवार्ड किसको मिला है? नेल्सन मंडेला को मिला है। ये कौन है? ये दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता है, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा ये अवार्ड किसको मिल चुका है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। मनीष तिवारी हियर एंड नाउ 365 नामक एजेंसी के भी संस्थापक हैं। ये एक और जो एजेंसी है हियर एंड नाउ 365 के भी संस्थापक हैं। और किसके संस्थापक थे? जातीय अल्पसंख्यक केंद्रित मार्केटिंग एजेंसी के भी संस्थापक हैं। हियर एंड नाउ 365 के भी संस्थापक हैं मनीष तिवारी, जिनको मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी कंपनी है जो रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं, रेलटेल, बीएसएनएल, जियो या एयरटेल। तो ये करेगी रेलटेल। रेलटेल क्या करेगी? रेल वायर ग्राहकों को इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च कर रही है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। तो रेलटेल कंपनी है वो रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन की शुरुआत है वो 26 जनवरी से करने जा रही है। रेलटेल रेल मंत्रालय की एक मिनी रत्न कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये मिनी रत्न कंपनी है रेल मंत्रालय के तहत। रेलटेल ने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए आईपीटीवी की सर्विस शुरू करेगी। उल्का टीवी नाम याद रखिए। जो रेलटेल है किस ब्रांड से शुरू कर रही है? उल्का टीवी के ब्रांड के तहत। रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलाया है। ओके, इसके लिए क्या किया रेलटेल ने? हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलाया है। वर्तमान में रेलटेल के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जो रेलटेल कंपनी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार, याद रखिएगा। किस संस्था ने, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये रिपोर्ट क्या है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। मतलब ये है कि इसमें ये बताया जाता है कि कौन से देश में कितनी प्रतिशत आबादी के पास कितनी संपत्ति है। ओके, तो भारत में मैंने आपको बताया था कि 1% लोगों के पास क्या है? पूरे देश की 40%
संपत्ति। बहुत बड़ा गैप है, अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ज्यादा फासला है। सोचिए सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास पूरे भारत जितनी संपत्ति है उसका 40% उन्हीं के पास है। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये एनालिसिस करती है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से ये अपनी रिपोर्ट निकालती है। तो कौन सी संस्था ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या फोर्ब्स। तो ये रिपोर्ट निकालती है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट निकालती है। देखिए दावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया गया है। कहां पर जारी किया गया है, किस बैठक में, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में। ये कहां पर होती है बैठक, दावोस में। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ओके, पहले दिन ही ये रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें कहा गया कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। ओके, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% का हिस्सा है। ओके, जो बहुत लोअर क्लास है उनके पास खाली 3% ही संपत्ति का हिस्सा है। चलिए अगली न्यूज है, बतख की दुर्लभ प्रजाति ग्रेट स्कूप को हाल ही में 94 वर्षों के अंतराल के बाद कहाँ देखा गया है। क्वेश्चन क्या है कि बतख की एक बहुत ही दुर्लभ मैंने आपको बताया था, दुर्लभ मतलब जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है, कुछ दिनों बाद वो विलुप्त हो जाएंगे। तो दुर्लभ प्रजाति है एक ग्रेटर स्कूप, उसको 94 ईयर्स के बाद, 94 सालों के बाद उसको देखा गया है भारत में। तो इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई है कि कहाँ पर देखा है, भारत के किस राज्य में देखा है। तो ये देखा है मणिपुर में। और मणिपुर में कहा, मणिपुर में आपने लोकटक झील का नाम सुना ही होगा। लोकटक झील क्यों फेमस है, क्योंकि लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल आपने सुना होगा, तो उसमें एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर की लोकटक झील में। और ये जो तैरता हुआ उद्यान है उसमें एक डियर पाया जाता है, हिरण पाया जाता है, डांसिंग डियर जिसे कहते हैं। ओके, अभी इसको देखेंगे। देखिए बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, इसका नाम याद रखिएगा, जिसे स्थानीय रूप से संदागमन के नाम से जाना जाता है, को हाल ही में 94 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया है। किस राज्य में, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में। ओके, और लोकटक झील में देखा गया है। ग्रेटर स्कूप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बतख की प्रजाति है। ये बतख ऐसी है जो पानी में क्या करती है, गोता लगाती है, जो एनाटिडे वर्ग से संबंधित है। ये जो बतख है इसकी प्रजाति है वो किस वर्ग से आती है, एनाटिडे वर्ग से आती है। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब पूरे विश्व में और कहीं ऐसा उद्यान नहीं जो पानी पे तैरता हो, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर का जो डांसिंग डियर है, डांसिंग डियर सांगई, इसका नाम है डांसिंग डियर का सांगई, जो कि मणिपुर का क्या है, राज्य पशु भी है, अंतिम प्राकृतिक आवास है। अंतिम प्राकृतिक आवास मतलब उसका नेचुरली वो वहीं पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है। ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF। देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF को उसके 18वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। ओके, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने 18वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है NDRF को।
एनडीआरएफ क्या है कि जब कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या मानव निर्मित आपदा आ जाती है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं युद्ध छिड़ गया, तो ये क्या करती है, वहां पर बचाव कार्य के लिए जाती है, लोगों की मदद करती है। ओके, जैसे कोसी में अक्सर बाढ़ आती रहती है, कोसी नदी बिहार में, बिहार का शोक कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी बाढ़ आती है, हमेशा हर साल लगभग आती है। तो वहां पे जो बाढ़ में पीड़ित लोग हैं, अब उनके लिए ये क्या कहते हैं, उनको बचा कर निकालते हैं, वहां से भोजन प्रोवाइड कराते हैं उनको, ठीक है, जो वस्तुएं हैं उनको जरूरत की वो सब देते हैं, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। ये सब काम करती है एनडीआरएफ। तो देख लेते हैं इसके बारे में। बधाई दी है। एनडीआरएफ दुनिया की सबसे बड़ी त्वरित मोचन बल है, सबसे बड़ी, सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा त्वरित मोचन बल है। ओके, जहां भी आपदा आती है ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। एनडीआरएफ का जो गठन है 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। एनडीआरएफ का गठन कब किया गया है? 2006 में किया गया है। और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं हेतु विशेष मोचन के उद्देश्य से किया गया था। ओके, किस लिए किया गया? ताकि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं तो उसमें इनका हो सके। वर्ष 2008 में कोसी बाढ़ एनडीआरएफ का पहला मिशन था। ये 2006 में गठित हुआ था, लेकिन जब 2008 में कोसी में बाढ़ आई थी, ये इनका पहला मिशन था। वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया था? सिचुएशन को हैंडल किया था, लोगों की मदद की थी। अगली न्यूज है सबमरीन वागीर किस श्रेणी की 5वीं सबमरीन है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबमरीन वागीर, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका नाम है एक सबमरीन। सबमरीन क्या होती है? ये पानी के अंदर चलती है, ऐसे कुछ बनावट की होती है। ओके, यहाँ पे उसके पंख लगे होते हैं, एरोप्लेन में जैसे होते हैं। ओके, ये सबमरीन होती है एक, और ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चलती है, और ये युद्ध में बहुत काम आती है। जैसे युद्ध में बहुत सबमरीन अंदर अंदर चलती है, जहां पर अटैक करो वहीं पे पहुंचकर अटैक कर देती है। तो ये बहुत ही घातक हथियार है एक तरह से। तो सबमरीन जो है इस बार वागीर नाम से लॉन्च हुई है। किस श्रेणी की 5वीं है? देखिए, अभी बताऊंगी मैं आगे। एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत 6 सबमरीन बनाने की बात हुई थी। 4 सबमरीन बन चुकी हैं, 5वीं इस बार लॉन्च हुई है, और 6ठी आने वाली है, इस साल के अंत तक आ जाएगी। ओके, जो 5वीं है, ये 5वीं का नाम है वागीर। तो किस श्रेणी की है ये पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन वागीर। नाम याद रखिएगा, नाम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबमरीन अभी हाल ही में लॉन्च की गई है? तो कौन सी लॉन्च की गई है? वागीर। आगे जो आएगी 6ठी, उसका नाम होगा वागशीर, वो भी अभी देखेंगे। ओके, अपने बेड़े में शामिल करेगी। कौन सी वागीर? वागीर को अपने बेड़े में शामिल करेगी। भारत में इस सबमरीन का जो निर्माण है वो मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से इसका निर्माण किया है। फ्रांस और भारत मिलकर कर रहा है। वागीर स्वदेश में निर्मित अब तक की सभी सबमरीन में सबसे कम समय में तैयार हुई है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। ओके, और सबसे कम टाइम में बनकर ये तैयार हो गई है, ये इसकी विशेषता है। इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सबमरीन स्वदेशी निर्माण किया जाना शामिल है। देखिए, 6 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट 75। इसके तहत 6 बननी थी, 5वीं वागीर हो गई और 6ठी आने वाली है। कलवरी श्रेणी की सबमरीन में युद्धरोधी और सबमरीन रोधी संचालन, खुफिया जानकारी एकत्रित करने और निगरानी तथा माइन बिछाने सहित विभिन्न प्रकार के नौसैनिक युद्ध संचालन की क्षमता है। सोचिए, ये जो सबमरीन है इसके अंदर कितनी सारी क्षमताएं हैं कि ये युद्धरोधी है, सबमरीन रोधी संचालन, खुफिया जानकारी एकत्रित करेगी, ये सबमरीन पानी के अंदर अंदर चलेगी, दिखेगी नहीं किसी को, और निगरानी तथा माइन बिछाने सहित बहुत सारे ये काम करेगी। ओके,
भारतीय नौसेना में पहली सबमरीन INS कलवरी को दिसंबर 2017 में, देखिए मैंने अभी बताया 6 सबमरीन है ना इस प्रोजेक्ट के तहत। अब 6 के नाम देख लेते हैं। पहली सबमरीन जो लॉन्च हुई थी 2017 में, उसका नाम था INS कलवरी, याद रखिएगा। पहली सबमरीन का क्या नाम था? INS कलवरी। इसीलिए इन 6 सबमरीन को क्या कहते हैं? कलवरी श्रेणी की सबमरीन को दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। दूसरी सबमरीन को क्या नाम था उसका? INS खंडेरी को सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, दूसरी खंडेरी नाम है। तीसरी सबमरीन का नाम था INS करंज, को कब लॉन्च किया था? मार्च 2021 में। और चौथी सबमरीन थी INS वेला, इसको लॉन्च किया था नवंबर 2021 में, सेवा में शामिल किया गया था। और अब पांचवी वागीर जो अभी लॉन्च हुई है, और छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर, इसका नाम याद रखिएगा, कुछ दिन बाद ये बन जाएगी तो चर्चा में आ जाएगी, को वर्ष 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। चलिए अगली न्यूज है, हाइब्रिड इम्यूनिटी गंभीर कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, क्या कह रहा है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है, जो कोविड-19 चला था उससे बेहतर सुरक्षा देती है। अब होता क्या है हाइब्रिड इम्यूनिटी, देख लेते हैं। देखिए हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों का संयोजन। तो किन दो चीजों का? एक तो होगा एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मोडिफिकेशन, मोडिफिकेशन करते हैं। किस चीज का मोडिफिकेशन? अब किसी को समझ लीजिए कोविड हो गया, ठीक है, उसको वैक्सीन नहीं लगी है और वो कोविड से ठीक भी हो गया, तो एक तो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई उस इंसान के अंदर कि कोविड से लड़ करके ठीक हो गया है वो, और दूसरा उसने वैक्सीन लगवा ली, ओके, बाहर से भी इम्यूनिटी ले ली। एक तो उसकी खुद की इम्यूनिटी, दूसरा वैक्सीन की इम्यूनिटी, तो क्या डेवलप हो गई? हाइब्रिड इम्यूनिटी। ओके, तो ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है वो सबसे बेहतर क्या होती है? खिलाफ रोगों से लड़ने में सबसे बेस्ट होती है। कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है हाइब्रिड इम्यूनिटी। देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो गंभीर कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि कुछ महीनों के भीतर पुनः संक्रमण के खिलाफ सभी प्रकार की प्रतिरक्षा कम हो जाती है। यानी कि सभी प्रकार की जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होती है वो डाउन हो जाती है जब किसी को दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। अब किसी के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एक तो नेचुरल, एक तो वैक्सीन ले ली, अब अगर उसको कोविड हो जाता है बहुत गंभीर टाइप का, तब भी वो बहुत बेहतर सुरक्षा करेगी हाइब्रिड इम्यूनिटी। ओके, संक्रमण से हाइब्रिड इम्यूनिटी वैक्सीन द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक सुरक्षा का एक संयोजन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो वैक्सीन से ले लो और दूसरी क्या है, आपके अंदर प्राकृतिक डेवलप हो गई है इम्यूनिटी। इन दोनों का जो मिक्सअप है वही आपका हाइब्रिड इम्यूनिटी है। यह केवल संक्रमण या टीकाकरण की तुलना में मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है, मजबूत सुरक्षा देगी वैक्सीन से भी ज्यादा। कोविड-19 के मामले में हाइब्रिड इम्यूनिटी तब होती है जब कोई व्यक्ति टीका लगवाने से पहले कोविड संक्रमण से ठीक हो चुका है। वही मैंने बताया कि जब एक खुद ठीक हो गया यानी नेचुरल इम्यूनिटी आ ही गई है, वैक्सीन ले लिया तो हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई। अगली न्यूज है, पश्चिम घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। ओके, कहां पर की गई है? पश्चिम घाट में की गई है। एक कम ऊंचाई के, एक दुर्लभ का बताया मैंने अभी आपको, बहुत ही रेयर एक कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है, इसलिए ये न्यूज चर्चा में है। पश्चिमी घाट कहाँ है आपका? जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है, और ये जो एरिया है इधर, आप इधर केरल, इधर तमिलनाडु, और ये जो पूरा इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक, गोवा, और ये केरल से रिलेटेड जो ये पार्ट है, ओके, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट है यहीं पर महाराष्ट्र में मिला है एक बेसाल्ट पठार। देख लेते हैं कि ये जो पठार है चर्चा में क्यों आ गया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बेसाल्ट पठार, क्योंकि अब उसकी खुदाई होगी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछला उसमें किस तरह के जीवाश्म थे, हिस्ट्री भी पता चलेगी उससे। देख लेते हैं। हाल ही में
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। यह खोज जलवायु परिवर्तन का प्रजातियों के अस्तित्व पर होने वाले प्रभाव को समझने और विश्व भर में चट्टानी उभारों एवं उनकी विशाल जैव विविधता के महत्व को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। क्या कह रहा है कि जो ये पठार मिला है उससे क्या क्या होगा कि जब हम उस पठार का एनालिसिस साइंटिस्ट द्वारा किया जाएगा तो पता चलेगा उसके नीचे जो कुछ दबे होंगे जीव जंतु जो पहले रहे होंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गए, उनका अस्तित्व गायब हो गया है। तो ये सब पता चलेगा, जैव विविधता का भी महत्व पता चलेगा, इस बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जा सकती है। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।